पूरे 2 साल हो गए हमारे को इसके लिए, और कश्मीरी हिंदुओं की रिहैबिलिटेशन तो उनको किसी भी सूरत में करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जिंदगी है कश्मीर, हम कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते हैं और वो हमारा हक है। अगर कोई भी, यहाँ से मैं बोल रही हूँ आपको सबको, आपकी चैनल के माध्यम से, अगर कोई भी कश्मीरी हिंदू ये सोच रहा है कि हम कश्मीर को छोड़ देंगे, या कोई कश्मीरी मुसलमान ये सोच रहा है कि मैं कश्मीर को छोड़ दूंगी, तो वो ये बात भूल जाए, कश्मीर हमारा है, उनका भी है, और हम एक दूसरे के भाई भाई है। लड़ाई झगड़े को छोड़ दो और हमें सारे दरवाजे खोल दो ताकि हम कश्मीर वापस जाए। और जो ये बार बार बोलते हैं ट्रांजिट अकोमोडेशन 6000 की, वो 6000 की ट्रांजिट अकोमोडेशन झूठ है, क्योंकि उसमें बॉन्ड में लिखा है कि जो ही ये रिटायर हो जाएगा इसको ये अलॉटमेंट छोड़नी पड़ेगी। जी जी। और ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की रिसेटलमेंट है? अमित शाह झूठ बोल रहा है। नफसा फार्म आपने भरा है? बिल्कुल मैंने भरा, नफसा फार्म मैंने पहले भरा है। आ गया है कि हमारी यहाँ यूटी गवर्नमेंट बन गई, तो इसमें जब से यूटी गवर्नमेंट बनी है तब से कोई किसी मिनिस्टर को एक बार यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अपनी वो जो प्रोग्राम किया, चल के निकल गए। लेकिन ऐसा कोई मिनिस्टर आज तक नहीं आया है जिसने यहाँ पे खुद यहाँ पे इन बिल्डिंगों को देख के उनको पता चलता कि हमारी जो कश्मीरी विस्थापित लोग वाकई में किस विडंबना में है। और बाकी रहा नफसा, नफसा का मर्जी हर एक की है, नफसा फार्म भरना चाहिए जो रिलीफ होल्डर है और जो 75,000 के एमबिट में आता है साहब, नफसा का फार्म भरना चाहिए। जो है तकरीबन 90% लोगों ने भर दिया है। मैं आपकी वसातत से कहना चाहता हूँ कि उनको भी वार्न करना चाहता हूँ, लोगों को ये गुमराह मत कीजिए, नफसा फार्म भर दीजिए। जो भी उसमें लाभ हैं सरकारी स्कीमों के जो आज तक 35 साल से नहीं मिले, वो मिलेंगे रिलीफ होल्डर्स को जो उसके हाथ मुस्तक होंगे। व्यूअर्स, आज हम जगती आए हैं, जो जगती का बहुत बड़ा टाउनशिप है। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि वो सभी ये जो मकान है यहाँ इनको थोड़ा सा दिखाए। ये जगती में हम आए हैं और जगती के जो मसले हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, जो हमारी यहाँ पंडित बरादरी, सरदार बरादरी जो रहते हैं यहाँ, उनके साथ हम आज बात करेंगे कि जो यहाँ के मसले हैं कश्मीरी पंडितों के, खास तौर पर जगती टाउन में क्या मसले हैं, और इसके अलावा कि ये क्या चाहते हैं कि जो कश्मीर पिछले 36 सालों से जो कश्मीरी पंडित, कश्मीरी माइग्रेंट जो अलग अलग जगहों पे भटक रहा है हिंदुस्तान में, और इनकी जो डिमांडें हैं, इनकी जो परेशानियां हैं, गवर्नमेंट तक हम कोशिश करेंगे कि ये बातें पहुंचाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं संजय जी जो हमारे डीपीएपी के विस्थापित जो विंग है उसके प्रेसिडेंट हैं। संजय जी, मुझे बताइए कि ये जो जगती है, जगती में क्या मसले हैं और गवर्नमेंट क्या सीरियस है इन मसलों को देखने के लिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि सर आप आए, आप हमेशा बार बार आते हैं आप हमारे इस कैंप में, और यहाँ से जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसका आप आगे इसको अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं आपका भी बड़ा दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने जब से ये चैनल लॉन्च की है तब से आपने जो कश्मीरी विस्थापित लोग हैं उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो छोटा क्यों नहीं मुद्दा हो, बड़ा सा बड़ा मुद्दा हो, वो आप उठाते हैं। मैं दोबारा से आपकी चैनल और आपका बहुत ही आज्ञाकारी। तो बताइए कि जो यहाँ के पहले हम यही बात करेंगे कि जो जगती के जो अभी मसाइल हैं, क्या रिलीफ कमिश्नर अब उनको एड्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो जरा बताइए। देखिए सर, सबसे पहले जो हमारे जो यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ पर जो समस्याएं, बहुत समस्याएं तो बहुत है हमारे जी, क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन का मसला है, यहाँ पे हमारी पानी की थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो गई है। यहाँ पर हमारी जो मेन जो मुद्दा है वो रेनोवेशन है, पार्कों की प्रॉब्लम्स है, ये अभी ठीक नहीं हो रहे हैं। रेनोवेशन का काम तो थोड़ा बहुत चल रहा है, अब स्टार्ट हुआ है परसों मेरे ख्याल से 5-10 दिनों से। जी। लेकिन अगर आप चाहे, अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने कैमरामैन को बताएंगे कि जो ये बिल्डिंग्स है, यहाँ की जो छत है, यहाँ के जो बाथरूम है, वो सारे विडंबना में है। यानी कि कश्मीरी पंडित जो 35 साल से अपने ही देश में हम यहाँ पे विस्थापित लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारी ऐसी दुर्दशा है यहाँ पे कि कोई भी जो भी गवर्नमेंट आज तक आई, उन्होंने हमारी इन
जो हमारी जो समस्याएं हैं इनको हमारे को उन समस्याओं को दरकिनार ही कर दिया है, यानी कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि हमने कई बार कई चैनलों में हमने बोला कि इस कैंप को या टीआरटी कैंप है या बाकी कैंप्स है, इनको आप थोड़ा सा तब तक आप ठीक कर दीजिए जब तक आप रिहैबिलिटेशन की कोई पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी उतना उसमें वो जो इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट वो नहीं दे रही है। लेकिन अब हम थोड़ा बोल रहा हूँ इसमें ये आपको बोल सकते हैं कि जो रिलीफ कमिश्नर है हमारे, वो बहुत ही एक ईमानदार आदमी है और उन्होंने जब हमने कुछ बोला उनको, उन्होंने अपनी ओर से एफर्ट्स किए हैं, लेकिन वो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि जब तक उनको ऊपर से निर्देश नहीं आएगा तब तक वो काम कैसे कर सकते। इसलिए हम रिलीफ कमिश्नर साहब को इसके ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं कि सर आपने हमारा काम नहीं किया है। ये जो काम, क्योंकि अब ये इसमें एक चीज और आ गया है कि हमारी यहाँ यूटी गवर्नमेंट बन गई, तो इसमें जब से यूटी गवर्नमेंट बनी है तब से कोई किसी मिनिस्टर को एक बार यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अपनी वो जो प्रोग्राम किया, चल के निकल गए। लेकिन ऐसा कोई मिनिस्टर आज तक नहीं आया है जिसने यहाँ पे खुद यहाँ पे इन बिल्डिंगों को देख के उनको पता चलता है कि हमारी जो कश्मीरी विस्थापित लोग वाकई में किस विडंबना में है, क्या क्या समस्याएं हैं उनको, ये उनको थोड़ी समझ आती है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जब तक आप कश्मीरी पंडितों की जो रिहैबिलिटेशन है आप उसका कोई प्लान बनाएंगे, कोई रोड मैप कश्मीरी विस्थापितों के लिए लाएंगे, तब तक आप जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, ये जो छोटे छोटे मसले हैं, ये सॉल्व होने चाहिए। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार तिकू, मैं कश्मीर डिस्प्लेस्ड पीपल विंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी का। जी। तो मुझे बताइए कि अभी नेफ्सा का बहुत बड़ा एक मुद्दा उठा था और साथ में ये भी हमने सुना कि नेफ्सा मेनली ये कनेक्ट करना है राशन कार्ड के साथ। दूसरा ये भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको काफी टाइम से आटा नहीं मिल रहा है। आपका क्या कहना है उस बारे में? देखो, यह तो बड़ी दुख की बात है। आजकल के इस युग में अगर देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट ज्यादा आजकल है। हम बड़ी देर से, मतलब तकरीबन मुझे लगता है कि हम साल 1.5 साल से इसी के पीछे लगे हैं कि हमारे लोगों को यहाँ पर या हर जगह जहाँ पर भी कैंप है, जहाँ भी कश्मीरी माइग्रेंट रहता है, उनको आटा नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी बार हमने उनकी विनती की है कि वो प्रेस रिलीज हमने दी है कि इनका जो राशन है, राशन के साथ साथ जो आटा ऑलरेडी मिल रहा था इतने 35 सालों से, अचानक यह 1 साल से बंद क्यों है? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो यहाँ पर है वो बेचारा खाना चावल नहीं खा सकता है, उसके लिए आटा जरूरी है। ये हमें बड़ा दुख है कि आज तक भी हमारी ये बात जो नॉन माइग्रेंट जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, उनको आटा मिल रहा है, उनको आटा मिल रहा है। वही तो बात है ना, वही तो दुख की बात है। मैंने बहुत बार ये कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कश्मीरी पंडितों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो। 35 साल बीत गए, 36वां साल चल रहा है। अगर कश्मीरी पंडितों को कुछ मिला है वो मनमोहन सिंह की सरकार में, जिस वक्त गुलाम नबी आजाद साहब मिनिस्टर थे, ये जो क्वार्टर कश्मीरी पंडितों को मिले ये भी उसी वक्त मिल गए। कश्मीरी पंडितों को पैकेज, पीएम पैकेज मिल गया, उसी वक्त मिल गया। मुझे बड़ा दुख है कश्मीरी पंडित जिसने अपना तन मन धन सब कुछ समर्थन किया इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी से हमें बड़ी उम्मीद थी। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई, कश्मीरी पंडित खुश हो गया था। उस वक्त उन्हें मिठाइयां बांटी, उन्हें पटाखे चलाए, क्योंकि अब हिंदुत्व आ गया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई। जो कश्मीरी पंडितों ने दुख इतने सालों में झेले है, अब उनका समाधान होगा। लेकिन दुख है कि आज तक इस भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन दुख है, अपने लोगों का दुख होता है। जब अपने घर में ही अपना कोई बंदा गलत निकलता है, दुख उसी का होता है, पड़ोसी का दुख नहीं होता है। दुख हमें भारतीय जनता पार्टी का यही है कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसे पैकेज, पीएम पैकेज मनमोहन सिंह ने दिया, क्या कश्मीरी पंडित वही 5-6 हजार ही थे? क्या बाकी लोग यहाँ नहीं रहते हैं? क्या बाकी बच्चे यहाँ पर नहीं है? मैं बार बार ये कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि कश्मीरी पंडितों की बुरी कंडीशन है, हालात खराब है, हमारे बच्चे दरबदर इस वक्त है। ऐसा ना हो कि वो किसी वक्त भी कुछ गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए उससे बेहतर है कि उनको पहले ही जॉब दे दो, कुछ दे दो, ताकि वो जिंदा रहेंगे, गलत काम न करें। बड़ा है ना? हाँ बिल्कुल बड़ा। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बोल रहे थे भरना है, नहीं भरना है। पहले बोल रहे थे भरना है, फिर बोल रहे नहीं भरना, फिर भरना, फिर नहीं भरना। आपको सब कुछ पता है, हम भी देखते हैं, ज्यादा नहीं, हम वीडियो देखते हैं, जो भी प्रेस रिलीज आती है, वीडियो आते हैं, हमने भी देखा।
कुछ ऐसे लोग हैं जो आज कहते हैं हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, उन्होंने बोला ऐसा, फिर 4 दिन होते हैं बोलता नहीं भरना है, फिर 8 दिन होता है नहीं अब भरना पड़ेगा, इससे फायदा है। ये तो गलतफहमी है, लोगों को खुद सोचना चाहिए हमें नफसा फार्म भरना है या नहीं भरना है। मेरा नाम राजकुमार टिक्कू है, मैं आता हूँ रिलीफ कैटेगरी में, मैंने भर दिया। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बिल्कुल, 75,000 तक, अगर बिलो 75,000 तक कोई बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं उसमें फाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं MA BEd हूँ, मेरे घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरे बच्चे बेकार बैठे हैं, स्कीम का फायदा लेने के लिए तो भर रहे हैं, उस कैटेगरी में आएगा उसको भरना है। जी, तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो है एक मातृशक्ति है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेणु राजदान है, मैं DPAP की महिला वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। और आजकल मैंने जब कई यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, तो मैं यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रही हूँ। तो जब हम यहाँ पे काफी देर पहले भी कर रहे थे, कोरोना के बाद हमने थोड़ा अपनी रनिंग काम कर ली थी। जब मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे ब्लॉक्स में जो चाहे कोई भी ऊपर से नीचे तक यहाँ पे बीमारियां बहुत फैली हुई है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा बच्चे गए हुए हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं डिप्रेशन में है, जो अभी 9th 10th में है वो भी डिप्रेशन में। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि यहाँ पे खास तौर पर एक ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे जगती हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमारे कैंसर पेशेंटों को कहीं भी प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में थेरेपी के लिए नहीं जाना है, उनको यहाँ पे ही थेरेपी दी जाए, क्योंकि हमें उनके पास पैसा नहीं होता है, वो कैसे जाएंगे। बेशक हमारी कश्मीर ओवरसीज एसोसिएशन जो है वो उनको ट्रीटमेंट कर रही है, मगर वो उनको हर तरफ से नहीं कर सकते हैं, पैसे वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। उनकी भी लिमिटेशन है। नहीं, लिमिटेशन भी है, उनके काफी सारे पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनको यहाँ से मेडिसिटी जाना है तो उनको 3-4 हजार तो पहले ऑटो में लगते हैं, मेटाडोर में लगते हैं, या कोई वैन करते हैं उसमें लगते हैं। देखिए, मैं जितने भी व्यूअर्स है हमारे, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इनके बारे में मैंने सुना है कि बहुत सोशल एक्टिविटी करते हैं, NGO के साथ वाबस्ता है, और जितने भी इस जगती कैंप में आमतौर पर जो बीमार लोग हैं, जिनको जैसे कि उन्होंने कहा कि बीमारियों से त्रस्त हैं, बहुत परेशान है, उनके लिए काम करती है। जी प्लीज। तो मैं चाहती हूँ कि इसलिए, क्योंकि हमने हॉस्पिटल भी गए, हम हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी बात की, उन्होंने बोला आप फाइलें दे दो और आप एक ये बाइट दे दो कि आप ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे ये डिमांड करो। ऑन्कोलॉजिस्ट की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर पेशेंट बहुत है। यही नहीं कि बड़े लोग हैं, अब तो बच्चियां भी, छोटी छोटी बच्चियां कैंसर पेशेंट के शिकार हो रहे हैं। तो जब उनके पास पैसा ही नहीं है एक ऑटो के लिए, एक वैन के लिए, वो कैसे करेंगे अपना ट्रीटमेंट। इसके लिए हमें आवाज उठानी तो पड़ेगी। और गवर्नमेंट को मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के कुछ बंदे, LG साहब 10-15 बंदों को यहाँ पे भेजे, मैं इनको लाइव दिखा दूंगी कि पेशेंटों की क्या कंडीशन है उनके। और एक ऐसा स्टाफ, मुझे नहीं मालूम था गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल्स में एक ऐसा स्टाफ होता है जो पेशेंटों के घर जाकर डिमांड पे उनकी ड्रेसिंग करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको वो ड्रेसिंग के लिए चाहिए, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर सकते, 3,000 रुपए पे वो पेमेंट नहीं कर सकते, किसी भी कंपाउंडर को वो पैसे नहीं दे सकते। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये काम वो फौरी तौर पर करे। अगर उनको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो मैं हाजिर हूँ, हम उनको मैं खुद उनके साथ जाकर उनको ब्लॉक में दिखा दूंगी कि क्या हालत है बच्चों की, क्या हालत है उन पेशेंटों की, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बहुत हद होगी, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हाँ, रिहेबिलिटेशन के लिए DPAP के सारे वर्कर्स रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे थे, पूरे 2 साल हो गए हमारे को इसके लिए। और कश्मीरी हिंदुओं की रिहेबिलिटेशन तो उनको किसी भी सूरत में करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जिंदगी है कश्मीर, हम कश्मीर के बगैर नहीं रह सकते हैं, और वो हमारा हक है। अगर कोई भी, यहाँ से मैं बोल रही हूँ आपको सबको, आपकी चैनल के माध्यम से, अगर कोई भी कश्मीरी हिंदू ये सोच रहा है कि हम कश्मीर को छोड़ देंगे, या कोई कश्मीरी मुसलमान ये सोच रहा है कि मैं कश्मीर को छोड़ दूंगी, तो वो ये बात भूल जाए, कश्मीर हमारा है, उनका भी है, और हम एक दूसरे के भाई है। लड़ाई झगड़े को छोड़ दो और हमें सारे दरवाजे खोल दो ताकि हम कश्मीर वापस जाए। ये मैं आपके माध्यम से उनको बोल दूंगी, क्योंकि मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं आ रही हूँ, उनको बोलो मैं आ रही हूँ, और मैं वहां पे हवा कदल मैं ही अपना झंडा उठाऊंगी, और मैं देखती हूँ कि मेरे साथ कितने मुसलमान आएंगे। जी जी जी, बिल्कुल इनका जो कहना है रेणु जी का, देखिए आप इनकी देख सकते हैं इमोशंस थोड़ा सा आगे आइए। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इनकी इमोशंस आप देख सकते हैं कि रेणु जी ने जो है ये बातें बताई हैं कि हर एक कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमजोरी है जो
इस प्लान को, जो रिहैबिलिटेशन प्लान है, उस पे कहीं ना कहीं कमजोरी है, जो कि बोला भी गया था कि एक हम जो टिकलाल टिपलू पुनर्वास योजना के तहत कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसी इमोशंस हैं जगती के लोगों की, वो चाहते हैं कि कश्मीर वापस जाना। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ पीएल पंडिता साहब हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी बताएं कि जगती का तो हमने इनसे परेशानियां सुनी कि क्या क्या दिक्कतें हैं। आप मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडित की इस टाइम सिचुएशन क्या है। 35 साल हो गए हैं, कश्मीरी पंडित कंफ्यूज्ड है, उसको जम्मू में रहना है, कश्मीर जाना है या JNK से बाहर जाना है। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप बार बार इधर से हमारी फरियाद सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और 35 साल से जो हमने फरियादें की उन पर कभी गौर नहीं हुआ, और खास करके 2014 से आज तक ज्यादा ही कान बहरे हो गए प्रेजेंट सरकारों के, और इंक्लूडिंग जो 5-6 महीने से हमारी दूसरी सरकार बन गई JKUT की, उसके भी कान बहरे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो बयान दिए जी हमारी वापसी के बारे में, वो बयानात हमें ऐसे इच कर रहे हैं, पिंच कर रहे हैं कि जैसे हम कश्मीर के बाशिंदे थे ही नहीं। और मैं आपकी चैनल के वसातत से मोदी साहब को, अमित शाह साहब को और LG साहब को और बाद में हमारे उमर अब्दुल्ला साहब को इतना ही अपील करना चाहता हूं कि खुदारा तरस खाओ, 35 साल की जो हमें मुसीबतें झेलनी पड़ी उनका अजाला करने की कोशिश करो, क्योंकि हम भी राइटफुल सिटीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और इंडिया के राइटफुल सिटीजन्स है। और ये जो तबका है इंटेलेक्चुअल था और इंटेलेक्चुअल है, जिसकी वजह से हम अभी भी आबादी ढूंढ रहे हैं और आबाद हो रहे हैं, क्योंकि हम हमारी कौम को इतनी मुसीबतों का अजाला करने के बाद भी हमें हमारे उस रोशनी शमा के को बुझा नहीं सके। चाहे कितनी भी कोशिशें हमारे दुश्मनों ने की हमें उस शमा को बुझाने की जो हमारे कौम के हाथ में था। पंडिता साहब, अभी असेंबली चल रही है और असेंबली में जो है हमारे माननीय CM जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर से पैसे के लिए या उसको किसी चीज की कमी नहीं थी वहां पर कि वो उसको वहां से भागना पड़ा, सिर्फ ये था कि सिक्योरिटी कंसर्न हुए वहां, जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आई और उसको लगा कि मेरी जान खतरे में है, वो निकल आया। तो क्या आप समझते हैं कि अगर कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहेगा तो क्या क्या सिनेरियोस गवर्नमेंट को देखने पड़ेंगे? सिक्योरिटी का तो है ही, उसके अलावा किस सूरत में कश्मीरी पंडित को वापस जाना चाहिए? आपका क्या मानना है? सबसे पहले हम अपनी मर्जी से वापस नहीं आए हैं यहाँ भागकर। सरकार की नाकामियों की वजह से, फेलियर की वजह से जो हमें रोक नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है कि इंडिया की फौजी जहां पर भी हमें चेक कर रहे थे उस वक्त भागते वक्त वो बोलते थे हिंदू हो जाओ जाओ। इसका मतलब है कि सरकार का फेलियर था उस वक्त और यह साजिश थी हमें भगाने की। तो हम अपनी मर्जी से उधर से भाग कर नहीं आए हैं। ये सरकार का दायित्व बनता है, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हमें 36 साल का मुसीबतों का अजाला करके, अजाला को रोक के हमें वापसी करे अपनी बर्थ प्लेस पर जो हमारा। और उसमें हम चाहते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में जम्मू बेस्ड, दिल्ली बेस्ड को नहीं हम मानते हैं माइग्रेंट, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ व्यतीत कर रहे हैं और जो भी सफर कर रहे हैं वो जम्मू में कैंपों में लोग सफर कर रहे हैं और उनको स्टेक होल्डर्स मान के। और क्योंकि ये गवर्नमेंट को याद रखना चाहिए कि माइग्रेशन स्टैंड है कैंपस से, खास करके मैं कैंप वासी हूं इसलिए मैं कैंप की बात करता हूं, और नॉन कैंप्स जो यहाँ रह रहे हैं उनका भी सपोर्ट है हमारे साथ, और हमें स्टेक होल्डर्स मानकर हमारे साथ कंसल्टेशन करके जो भी कंपनसेटरी पॉलिसीज वर्कआउट हो जाएंगे सरकार को करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट सरकार है चाहे वो मरकजी सरकार है। हमारे साथ मिल बैठ के अगर वो ईमानदार हैं हमें वापस लेने के लिए, अगर उनके दिल में खोट नहीं है तो हमारे साथ बैठकर वो बातचीत करें और एक कंक्रीट रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी हमारे साथ वर्कआउट करके, जिसमें
खास करके कंपनसेटरी पॉलिसीज होनी चाहिए और उसमें खास करके हमारी एम्प्लॉयमेंट। मुझे बताइए पंडिता साहब, होमलैंड, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या अपनी पुरन पे? होमलैंड हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो होमलैंड कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी बरादरी चाहिए और हम कम से कम अगर सेटलमेंट होगी टेम्परेरीली तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर होनी चाहिए, जब तक सरकार हमें अपने घरों में बसाने के काबिल होगा। क्योंकि हर टाइम, और ये अच्छा नहीं लगता है गवर्नमेंट के मुंह से ये सुनना कि हालात अभी ठीक नहीं है। अगर वो दिखाते हैं लाल चौक को हालात ठीक है, अगर वो दिखाते हैं इतने लाख टूरिस्ट, इतने करोड़ टूरिस्ट आए, तो हालात कहां से बिगड़े हुए हैं? और हमारी वापसी के लिए हालात ठीक नहीं है। ये एक चीफ मिनिस्टर को जेबात नहीं देता है, और खास करके जो भी मरकज की सरकार है उनको जेबात नहीं देता है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो है एम्प्लॉयमेंट पैकेज को हमारे साथ वर्कआउट करके हमें कहीं भी 20,000 नौकरियां दे दे हमारे यूथ्स को, और खास करके 5 बटालियन मिनिमम दे दे हमारे जो अनएजुकेटेड, जो पढ़ लिख नहीं सके ज्यादा, उनके लिए 5 बटालियन जे.एंड.के पुलिस में दे दे, ताकि हमारे यूथ आबाद हो जाए। और बिला शक उनको ड्यूटियां लगाए कश्मीर में ही, बॉन्ड लेकर के भाई ये सर्विस करेंगे कश्मीर में ही। और जो 20,000 एम्प्लॉयमेंट हम मांग रहे हैं, जो लेकिन अभी तो पीएम पैकेज वाले बोलते हैं कि हमें ये बॉन्ड लगा के हमें तो इनने फंसा दिया है, हमें बॉन्ड, आप बोल रहे बॉन्ड ले लो। नहीं, बॉन्ड मैं कहता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि पीएम पैकेज को एक दाग रखा है सुपर न्यूमरी पोस्ट, वो ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना एम्प्लॉय है। उनका जो सुपर न्यूमरी पोस्ट का दाग रखा है, उसमें मतलब है कि जब भी वो रिटायर हो जाएंगे उनको ना पेंशन मिलेगी ना कुछ, और उनका कोई दायित्व नहीं बनता है। और ये धोखा है मरकजी सरकार ने हमारे साथ रखा है, ये सुपर न्यूमरी पोस्ट का। और जो ये बार बार बोलते हैं ट्रांजिट अकोमोडेशन 6,000 की, वो 6,000 की ट्रांजिट अकोमोडेशन झूठ है, क्योंकि उसमें बॉन्ड में लिखा है कि जो ही ये रिटायर हो जाएगा इसको ये अलॉटमेंट छोड़नी पड़ेगी। जी। और ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की रिसेटलमेंट है? अमित शाह झूठ बोल रहा है, ये रिसेटलमेंट है जिसको क्वार्टर छोड़ना होगा फिर कल। ये बिल्कुल, इस पे हमने बहुत बार बात की है। मैं चाहूंगा हमारे साथ, और बाकी रहा नफ्सा का मर्जी हर एक की है, नफ्सा फार्म भरना चाहिए जो रिलीफ होल्डर है, और जो 75,000 के एमबिट में आता है साहब, और नफ्सा का फार्म भरना चाहिए, जो है तकरीबन 90% लोगों ने भर दिया है। मैं आपकी वजाहत से कहना चाहता हूँ कि उनको भी वार्न करना चाहता हूँ, लोगों को ये गुमराह मत कीजिए, नफ्सा फार्म भर दीजिए, जो भी उसमें लाभ हैं सरकारी स्कीमों के जो आज तक 35 साल से नहीं मिले वो मिलेंगे रिलीफ होल्डर्स को, जो उसके हाथ मुस्तक होंगे। और उसमें छोटी सी मिसाल देता हूँ, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक वो स्कॉलरशिप आज तक कश्मीरी पंडित को नहीं मिला, मगर इस नफ्सा के राशन कार्ड से वो ड्यू होगा और हमारे बच्चे आबाद हो जाएंगे। और बाकी जो ओल्ड एज पेंशन है, सीनियर सिटीजन पेंशन है, और मैरिज, गर्ल्स मैरिज, क्या कश्मीर के लोगों को गर्ल्स मैरिज लेने का हक है? कश्मीरी पंडित को नहीं है। बिल्कुल। और ये नफ्सा कार्ड जब होगा तो हमें मैरिज का भी मिलेगा, क्योंकि हम आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसमें, बहुत सारे। इसलिए मैं उनको वार्न कर रहा हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि उन लोगों को गुमराह मत कीजिए जिनको भरना हो गया, जिसने भरना था वो भर दिया है। मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मातृशक्ति है, ये कुछ बोलना चाहती है जी। जैसे पैनल जी ने बोला कि पीएम पैकेज वालों को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारी एक लेडी थी, फर्स्ट लेन में रहती है, वो मुझे नाम उसका मालूम नहीं है, उसकी डेथ हो गई, वो पीएम पैकेज में लगी हुई थी, उसका हस्बैंड कोई जॉब नहीं कर रहा था, तो अब वो बिल्कुल खाली हो गए क्योंकि उसको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, वो मर गई, अब उसके पास जॉब ही नहीं है या कोई उसको। ये ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को हस्बैंड की डेथ हो गई उसको जॉब मिल रही है, लेडी की डेथ हो गई तो उसको एक्सचेंज में जॉब मिल रही है, बच्चे को जॉब मिल रही है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये अब तक धोखा था, अब ये धोखे उनको बंद करने चाहिए। और जो हमारी जो इन्होंने कहा कि जैसे पैलर जी ने बोला कि हम अपने घरों में जाना चाहते हैं, ना कि होमलैंड में, वो तो होमलैंड हमारा है ही। मैं हब्बा कदल की हूँ, मेरे मायके वाले हब्बा कदल के हैं, मेरे ससुराल वाले पिंगलैंड के हैं। तो मुझे बताइए कि मेरा हब्बा कदल में अभी मकान है, तो मैं क्यों नहीं अपने मकान में जाऊंगी? रिनोवेट करके देगा गवर्नमेंट, तो क्यों नहीं जाऊंगी मैं हब्बा कदल में? वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल में लोग बैठे हुए हैं, इस्कॉन से आए हुए हैं, वो वहाँ पे बैठे, उनको कोई डर नहीं है, तो मुझे क्यों डर दिखा रहे हैं वो कि हम नहीं जाएंगे, आप मत जाओ, आपको वहाँ पे मारेंगे।
क्योंकि हमें तो जाना है ना, वहां पे हमारा पूरा मोहल्ला पड़ा हुआ है, 10 मकान है वहां पे, तो क्यों नहीं वो हमें भेज रहे हैं, क्यों नहीं वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, और जो होमलैंड की डिमांड कर रहे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमें पहले वाला कश्मीर चाहिए, नया वाला कश्मीर चाहिए। ये नहीं कि हम ट्रांजिट कैंप में वहां पे बंद रहेंगे जेलों में, हमें वो जेल नहीं चाहिए। हमें जेल में क्या करना है, क्या हमें बाहर नहीं जाना है? हम बाहर नहीं जाएंगे, हम गुलमर्ग नहीं जाएंगे, हम पहलगाम नहीं जाएंगे, हम डल लेक तक नहीं जाएंगे। हमें थोड़ा कोई एक किला बनाओ, किले में बंद रखो, किले में बंद नहीं रहना है हमने। गवर्नमेंट जब हर एक किले, पैरलर जी ने बहुत अच्छा कहा, जब विजिटरों के लिए वो जगह सेफ है। अमरनाथ यात्रा अभी जो हमारे टाइम में सिर्फ 15 दिनों की अमरनाथ यात्रा होती थी, अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 महीने की करे, चाहे वो शिवलिंग पिघल ही जाए। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? हमें बोले आप मत जाओ, आपको डर है वहां पर, क्यों? जी क्यों डरना है हमें? जी, बिल्कुल हमें नहीं डरना है। अब हमने डर को छोड़ दिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बोलो, और जो सीएम हमारे हैं मिस्टर अब्दुल्ला, आज तक उन्होंने यहाँ पे ये उनके कार में जूं नहीं देंगी कि मैं यहाँ पे विजिट करूं किसी कैंप का। यहाँ पे पुरखू में आग लगी, वो श्रीनगर में तो वहां पे सोपोर में गए, सोपोर मंडी में आग लगी, बाकी जगहों पे तक गए, उसको क्या था कि वो वहां पर नहीं आए? क्यों? किश्तवाड़ में भी गए, किश्तवाड़ में भी गए, क्या वो इंसान नहीं है? वो यहाँ के बाशिंदे नहीं है? बिल्कुल सही कर, बिल्कुल क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं ऐसे किया? हम तो सीएम की रेस्पेक्ट करते, क्यों नहीं आए वो? जब तक वो आएंगे नहीं, हमारे साथ बात नहीं करेंगे, उनको तो मेरे ख्याल से हर महीने एक बंदे को यहाँ आना चाहिए, हर एक मिनिस्टर को यहाँ पे आना चाहिए। उन्होंने देखना, क्योंकि ये उनकी गलती है, हम खुद नहीं निकले, उनकी गलती है। उनके लेक्चरों की वजह से हम वहां पे निकले हैं। उनको ये बात सोचनी चाहिए, हम भूले नहीं हैं। हमारे माता पिता घर घर करके मर गए, घर घर करके। उनके आंखों में जब उन्होंने प्राण त्यागे, वो ये कहते थे कि हमारी आत्माएं तो कश्मीर में है, और हम यहाँ पर, हम उनके बच्चे हैं, हम भी हथियार उठा सकते हैं टाइम आने पे। उनको ये बात बोल दो, हम भी हथियार उठा सकते हैं। सीएम को बोल दो ये, हम भी हथियार उठा, मगर हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे ही भाई है, हमारा खून है। वो मुसलमान मेरा ही भाई, वो भट्ट तो मेरा ही है, वो जाड़ू तो मेरा ही है, वो मोटू तो मेरा ही भाई है। वो कौन है? क्योंकि वो मेरा अपना खून है। बेशक उन्होंने चेंज किया है रिलीजन फ्रीडम सबको है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हर एक इंसान को है। हमें उससे कोई बैर नहीं है उनके साथ। आज भी हम उनके साथ उतना ही प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो यहाँ पे हमारे पास सामान लेकर आते, हम उनको उसी तरह से रेस्पेक्ट करते, चाय पानी पिलाते हैं। और जब हम वहां पर जाते इंडिविजुअली, वो भी हमारी उतनी ही रेस्पेक्ट करते। ये लड़ाई पॉलिटिक्स की लड़ाई है, और हमें पॉलिटिशियनों के साथ वार्न कर दो उनको कि हम अब ये नहीं मानने वाले, हम आ रहे हैं। बस उनको ये बोल दो कि हम आ रहे हैं। ये उन्होंने जो है लास्ट में कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट बताया है, ये हमारी मातृशक्ति थी, उन्होंने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इमोशंस हैं यहाँ, और लोग चाहते हैं कश्मीर वापस जाना, और जो इनके दुख भरी जिंदगी यहाँ जो ये एक कमरे में ये रहते हैं, और उन कमरों की भी मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरामैन ये नजर इधर मारे कि ये जो बिल्डिंगों का क्या हाल है, क्या हश्र हो रहा है इन बिल्डिंगों का। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि वो, मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, ऊपर दिखा दे। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ है, और कश्मीरी पंडित जो भी यहाँ रहता है जगती में, वो चाहते हैं कि एक तो उनकी जो इतनी सारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को वो गवर्नमेंट सीरियसली ले, और कश्मीरी पंडित जो 35 साल से दरबदर है, उसका परमानेंट कुछ रेजोल्यूशन निकले, उनका हल हो, ताकि कश्मीर में अपने वतन वो वापस जाए और वहां रहें, और वहां की जो अपने एरियाज हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें अपने घरों में जाना है, अपनी लैंड पे जाना है, उसके लिए उन्होंने ये यहाँ आज डिमांड रखी है। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने कमेंट्स भी दे कि वो क्या चाहते हैं, और साथ ही हम चाहते हैं कि सभी लोग जो इस हमारे चैनल को देख रहे हैं, द कश्मीर डायलॉग को, इसको वो सब्सक्राइब करें, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे जो ज्वाइन वाला बटन है उसको दबा के हमारे इस चैनल को सहयोग भी करें। मैं जगती से विजय रैना आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।